Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss about the other types of the heterotrophic mode of nutrition. As already we have discussed about the first type of the heterotrophic nutrition, that is saprotrophic or saprophytic mode of nutrition. Now today this is our topic, that is second type of the heterotrophic mode of nutrition. The second type of the heterotrophic mode of nutrition is parasitic mode of nutrition. It is a type of heterotrophic nutrition in which a living organism depends upon the other living organism. So in this type of the nutrition, that means एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है. So there is the dependence of the one living organism upon the other living organism. This mode of nutrition is also called as the parasitism. This mode of nutrition is also called as the parasitism, in which दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक का नाम है पैरासाइट और दूसरे का नाम है होस्ट. So in case of the parasitism, there is an involvement of the two living organism, that is एक का नाम है पैरासाइट और दूसरे का नाम है होस्ट. तो पैरासाइट किसको कहते हैं? Parasite is a living organism that depends upon the other living organism for its nourishment or for its food. और host उस living organism को कहते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है पैरासाइट को. That is, host is a living organism which provides the nutrition to the parasite, or we can say upon which the parasite depends for food or other types or other kind of the nutrition. So पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इन दोनों में से ये जो पैरासाइट है इसको बेनिफिट मिलता है, दैट इज इट इज बेनिफिटेड, और ये जो होस्ट है इट इज नॉन बेनिफिटेड, यानी इसको कोई फायदा नहीं होता है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इन द पैरासिटिज्म? जब पैरासाइट होस्ट पे डिपेंड कर रहा है तो पैरासाइट कैन किल द होस्ट और इट कैन डैमेज द होस्ट, वेदर पार्शियली और कंप्लीटली इसको डैमेज कर सकता है. तो दो तरह के जो एक्शंस करता है पैरासाइट while getting nutrition from the host may be killed or it gets damaged by the action of the parasite. तो इस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिज्म में जैसे कि एग्जांपल हमने दी है फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस और तरीके के एग्जांपल्स है जो इन्वॉल्व होते हैं इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम सबसे पहले फंगाई की बात करेंगे, सो दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स. आपको पता है ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स या फंगाई, उनमें जो बेसिक यूनिट होता है या जो बेसिक सेल होता है इसको कहते हैं हाइफा. जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ग्रुप ऑफ हाइफा या ग्रुप ऑफ हाइफी उसको कहते हैं माइसीलियम. वो माइसीलियम बनाता है. तो उस माइसीलियम में क्या होता है, कुछ ऐसे माइसीलियम जो स्पोरेंजियो 4 बनाते हैं, कुछ ऐसे हाइफी जो इस माइसीलियम में दे एक्ट एज द स्पोरेंजियोफोर, दैट मीन्स दे एलिवेट अपसाइड, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज दे बियर स्पोरेंजियम. ये जो स्पोरेंजियम क्या होता है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर प्रेजेंट. So some of the hyphae in the mycelium they act as the sporangiophore, and all the sporangiophores they bear sporangium, and in the sporangium there are spores. तो कुछ ऐसे hyphae हैं
जिनको कहते हैं दे एक्ट एज द हॉस्टोरियम या हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या होता है? ये एक्ट एज अ रूट, यानी जब ये फंगई किसी प्लांट पे या किसी लिविंग बॉडी पे न्यूट्रिशन हासिल करता है तो उसके लिए ये जो कुछ हाइफी दे एक्ट एज अ रूट, तो वो रूट्स क्या होते हैं? दे एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहां से हॉस्टोरियम के जरिए से वहां से न्यूट्रिशन या फूड को सक करते हैं। सो इट हैपेंस इन केस ऑफ द नॉन ग्रीन प्लांट सच एज फंगई। लेकिन इसी तरह ये जो बैक्टीरिया या वायरसेस, उनमें जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट दीज प्लांट्स। ये सारे के सारे प्लांट्स है, जैसे कस्क्यूटा है, विस्कम है, रेफ्लिशिया है, सेंटलम है। तो उनमें ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द कस्क्यूटा। दीज आर ऑल नॉन क्लोरोफिलस प्लांट्स, जैसे कि कस्क्यूटा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब ये है, ये जो ये प्लांट है इट इज टोटली नॉन क्लोरोफिलस प्लांट। नॉन क्लोरोफिलस प्लांट का मतलब क्या है? इट इज नॉट एबल टू शो फोटोसिंथेसिस, दैट मीन इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन इट्स ओन फूड। दैट मीन्स it depends upon the other plant for food and water. So फूड हासिल करने के लिए या वाटर हासिल करने के लिए उसको टोटली डिपेंड करना पड़ता है दूसरे प्लांट पे। दैट मीन्स इट बिकम द टोटल स्टेम पैरासाइट। लेकिन किस ये जो पार्ट ऑफ द प्लांट पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम। तो स्टेम में जो वेस्क्यूलर बंडल होता है सच एज जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्क्यूलर बंडल के साथ बिल्कुल ये अटैच होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फंगस है, फंगल प्लांट में सम ऑफ द हाइफी दे एक्ट एज द रूट्स, इसी तरह एंड दोज रूट्स आर कॉल्ड एज द हॉस्टोरिया, हॉस्टोरियम। इसी तरह जो एक कस्क्यूटा है, इसमें जो इसका जो पार्ट ऑफ द प्लांट है दैट पेनिट्रेट्स इनटू द स्टेम ऑफ द अदर प्लांट, जहां से उसको डायरेक्टली अटैच होना पड़ता है वेस्क्यूलर बंडल के साथ। तो दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच एक्ट्स एज अ रूट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द हॉस्टोरियम। ये जो हॉस्टोरियम है ये डायरेक्टली अटैच होता है वेस्क्यूलर बंडल के साथ, और इस हॉस्टोरियम के जरिए फिर ये जो अपना फूड या अपना वाटर उस होस्ट से हासिल करता है। दोनों चीजें उसको जरूरत है, एक तो फूड और दूसरा है वाटर। बिकॉज दिस कस्क्यूटा इज द नॉन क्लोरोफिलस, इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट इज ओन फूड। सो उसके लिए फूड की भी जरूरत है और वाटर की भी जरूरत है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ द होस्ट प्लांट। तो दिस इज कॉल्ड द टोटल स्टेम पैरासाइट। नाउ इसका अगर बात करेंगे तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट का मतलब क्या है? ये प्लांट है somehow it is not non chlorophyllous, ये क्लोरोफिलस है, ये वाला क्लोरोफिलस मीन्स ये फोटोसिंथेसिस शो करेगा लेकिन उसको वाटर की जरूरत है, वो वाटर दूसरे प्लांट से हासिल करेगा। सो दैट वाटर इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब वो जो वाटर है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दैट मीन्स बाकी जो रॉ मटेरियल है वो खुद ले सकता है, लेकिन जो इसके लिए पानी की जरूरत है वो पानी इस दूसरे प्लांट यानी होस्ट से हासिल हो जाएगा। दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स जो ये विस्कम एग्जांपल है इट शोज फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स इट इज क्लोरोफिलस, लेकिन डिपेंड कर रहा है दूसरे प्लांट पे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पार्शियल स्टेम पैरासाइट बिकॉज इट नीड्स ओनली वाटर, उसको सिर्फ वाटर की जरूरत है। और उसके बाद रेफ्लिशिया अगर एग्जांपल लेंगे हम, रेफ्लिशिया इज टोटल रूट पैरासाइट। अब इसमें कस्क्यूटा और रेफ्लिशिया में क्या फर्क है? कस्क्यूटा डिपेंड कर रहा है स्टेम पे और रेफ्लिशिया डिपेंड कर रहा है रूट पे। ये जो रूट है,
रूट पे डिपेंड कर रहा है, रूट ऑफ द होस्ट प्लांट, उस पे डिपेंड कर रहा है रेफ्लिशिया। इसी तरह जिस तरह कास्क्यूटा ने हास्टोरियम बनाया, दैट हास्टोरियम गेट्स अटैच्ड टू द रूट ऑफ द होस्ट प्लांट, ये जो रेफ्लिशिया का, तो वहां से दोनों चीजें हासिल करता है, फूड एज वेल एज वाटर, बिकॉज रेफ्लिशिया इज आल्सो नॉन क्लोरोफिलस, नॉन फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स it is not able to produce its own food and it depends upon the food and water। तो ये दोनों चीजें उसको हासिल होता है दूसरे प्लांट पे, that means it is called as the total root parasite। Now here is the fourth example जैसे विस्कम है, इसी तरह संटलम है, तो they are photosynthetic, they are chlorophyllous plants, but उनके लिए सिर्फ वाटर की जरूरत है, तो वाटर उसको मिलेगा दूसरे प्लांट से, तो जो वाटर हासिल करेगा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो इस्तेमाल हो जाएगा। दैट इज संटलम इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, बिकॉज ये जो पार्शियल मीन्स इसके लिए सिर्फ वाटर ही की जरूरत है, बाकी जो न्यूट्रिशन उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी न्यूट्रिशन खुद बना सकता है, लेकिन उस न्यूट्रिशन को बनाने के लिए, उस फूड को बनाने के लिए वाटर की जरूरत है। दैट मीन्स संटलम डिपेंड्स अपॉन द अदर होस्ट प्लांट, तो वहां से चीजें ये वाटर हासिल कर सकता है। So these are the examples such as Cuscuta, Viscum, Rafflesia, or Sandal. They are all parasitic plants, and parasitic plants they depend upon the other plants for nutrition. So some of them are chlorophyllous and some of them are non-chlorophyllous। अब ये हो सकता है जैसा कि अगर बैक्टीरिया लेंगे या बैक्टीरिया के साथ साथ लाउस लेंगे या लाइस, एग्जाम्पल ये जो प्लूलर है इसका, या इसी तरह बेड बग लेंगे, या इसी तरह प्लाज्मोडियम लेंगे, या ये कहेंगे टैपवर्म, यू नो दीज आर आल्सो पैरासाइट्स। जैसे कि बैक्टीरिया की एग्जाम्पल हमने, बैक्टीरिया आल्सो दे डिपेंड अपॉन द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल, चाहे इंसान पे चाहे एनिमल्स पे। इसी तरह अगर हम लाइस देंगे या बेड बग देंगे, देखेंगे दे डिपेंड अपॉन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द होस्ट। ये जो लाइस है इट इज आल्सो ए पैरासाइट, बट ये क्या होता है इसमें, it only depends upon the outside surface of the host। ये जो होस्ट है ना उसकी जो बाहर की सरफेस है उस पर डिपेंड कर रहा है, ये बॉडी के अंदर नहीं जाता है। दैट मीन्स इसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टो मीन्स आउटसाइड, दैट मीन्स दिस पैरासाइट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ द होस्ट। लाओ से एग्जाम्पल या प्लूलर इसका लाइस है, या बेड बग लेंगे। अब लेंगे टैपवर्म। टैपवर्म लिव्स इनसाइड द होस्ट, such as intestine of the man, intestines of man, उस पे उनमें ये पाया जाता है टैपवर्म, तो उसको कहते हैं एंडोपैरासाइट। So endoparasite means when it depends inside the host, यानी होस्ट की बॉडी जो है उसके अंदर होता है। अगर हम इंसान की बात करेंगे, इंसान के जो इंटेस्टाइन है उसमें टैपवर्म पाया जाता है, तो दिस इज द एक्टोपैरासाइट एंड दिस इज द एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट डिपेंड्स अपॉन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द होस्ट एंड एंडोपैरासाइट डिपेंड्स अपॉन द इनसाइड ऑफ द होस्ट। तो उसके बाद अगर ये देखेंगे, जैसा कि हमारे पास ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम लिव्स इनसाइड द सेल, तो दैट इज उसको कहते हैं ना इंट्रासेल्यूलर। सो व्हेन प्लाज्मोडियम लिव्स इनसाइड द सेल एज अ पैरासाइट, दैट मीन्स इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट इसको कहते हैं, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। और ये जो प्लाज्मोडियम है इसके जरिए से एक बीमारी होती है, दैट इज द मलेरिया।
तो मलेरिया इसके ज़रिए से फैलता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे एस्कैरिस, एस्कैरिस लिव्स on the blood of the human being. That mode of nutrition is called the Cenozoic. तो उस टाइम उसको कहेंगे when ascaris depend upon the blood of the human being. That means उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं Cenozoic mode of nutrition. तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं जैसे फिलेरियल worm that depends बिल्कुल inside the cell or tissue we can say, तो उसको कहते हैं histozoic mode of nutrition, and example is filarial worm, तो that depends inside the cells or tissues, तो उसको कहते हैं histozoic. So अगर हम चाहे बैक्टीरिया लेंगे, चाहे वायरस लेंगे, या कुछ ऐसे हैं सच एज मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे लाइस की, बेडबग की, या टैपवर्म की, प्लाज्मोडियम की, एस्कैरिस की, फिलेरियल. तो लाइस एक्टोपैरासाइट लिविंग आउटसाइड द सरफेस ऑफ द होस्ट, एंडोपैरासाइट लिविंग इनसाइड द होस्ट, और उसके बाद मलेरिया है प्लाज्मोडियम, इट लिव्स इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल, उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट. या यहाँ पे एस्कैरिस अगर देखेंगे तो डेट लिव्स on the blood of the human being, तो उसको कहते हैं Cenozoic mode of nutrition. Then there is a histozoic mode of nutrition. It means it depends inside the living cell of the body, तो of the host body. तो इसकी एग्जांपल है फिलेरियल worm. तो उसके बाद अगर हम देख सकते हैं इग्लिना की, let us talk about the इग्लिना या इग्लिनॉइड्स. वो क्या है? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें पाया जाता है. मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स during the day it is able to show photosynthesis. During the day it is able to show photosynthesis by using the raw materials such as carbon dioxide and water. So during the day it prepares its own food. तो दिन में ये फोटोसिंथेसिस शो करता है. अगर रात देखेंगे, रात में ये जो उसको फूड की जरूरत है, it depends upon the other living organism. It depends upon the other living organism. So this mode of it is a kind of mixture. That is why it is here mix or mix. So mixotropic mode of nutrition means, such as the example Iglina is here, that during the day it produces its own food, and during the night it depends upon the other living organism for food. So this is that we so far talked about the parasitic mode of nutrition. And third type of heterotropic nutrition is caprozoic. Caprozoic mode of nutrition. It is a type of heterotrophic nutrition in which a living organism depends upon fecal matter. कैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है फीकल मैटर. दैट इज द अनडाइजेस्टेड फूड, चाहे इंसान का हो चाहे बाकी जानवरों का हो. तो उस पे जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा तो उसको कहते हैं कैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सच एज इफ वी टॉक अबाउट द क्रो, अगर क्रो की एग्जांपल लेंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन द फीकल मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये उसको
खाता है, that means crow shows the caprozoic mode of nutrition. This is the third type of the heterotrophic nutrition. So after that there is one more type that is called as the holozoic mode of nutrition. Fourth type, last one, holozoic mode of nutrition. Holozoic nutrition, it's a type of heterotrophic nutrition in which a living organism depends upon solid food. So in this type of nutrition उसमें 5 steps involve होने चाहिए, such as ingestion, दूसरा है digestion, तीसरा है absorption, चौथा है assimilation और उसके बाद egestion. Here fourth one, that's the last part of the last type of the heterotrophic mode of nutrition, that is holozoic mode of nutrition. It is a type of nutrition in which a living organism depends upon the solid food. So when a living organism depends upon the solid food, तो solid food पे डिपेंड करने के लिए उसको ये जो 5 स्टेप्स है, 5 steps of the nutrition, ये इन्वॉल्व होने चाहिए. That means first is ingestion, second is digestion, उसके बाद absorption है, उसके बाद assimilation and then finally egestion. तो जो solid food पे डिपेंड करने वाले यानी holozoic mode of nutrition जो दिखाते हैं, तो उसके लिए उनके लिए क्या करना है, because solid food is not readily digestible और readily absorb नहीं हो सकता है, उसको क्या करना है, solid food को convert करना है from its complex form to simpler form. तो solid food को ब्रेक डाउन करना है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू इट्स सिंपलर फॉर्म, यानी बड़े पार्टिकल्स जो है सॉलिड फूड के उनको तोड़ना है सिंपलर फॉर्म. तो सिंपलर फॉर्म का मतलब क्या है, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. तो दैट इज सॉल्युबल फॉर्म ऑफ द फूड, उसको कहते हैं सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड. जब ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, देन उसके बाद ये जो साइज ऑफ द फूड पार्टिकल्स है दैट बिकम सो स्मॉल, तो इसके बाद ये इजीली सॉल्युबल होते हैं इन द वाटर, देन एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो आसान होती है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 5 स्टेप्स क्या है उनमें सबसे पहले है इंजेक्शन. इंजेक्शन का मतलब है सिंपली इट इज द इनटेक ऑफ द फूड. तो पहले फूड को लेना है. जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म है सच एज ह्यूमन बींग्स, सच एज अमीबा अगर देखेंगे या जो बाकी जानवर है, उनमें 5 स्टेप्स हैं, ये उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो उनमें सबसे पहले इंजेक्शन ऑफ द फूड, दैट इज इनटेक ऑफ द फूड, पहले सॉलिड फूड को अंदर लेना है. तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप में इनटेक ऑफ फूड, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब यही है कि आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड को तब्दील करना है सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड. और उसके बाद जब ये यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी, कंप्लीट डाइजेशन का मतलब ये है कि जब ये डाइजेस्टेड फूड उसके जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स है उनका साइज इतना छोटा है कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, दैट मीन्स उसको कंप्लीट डाइजेशन हो गई है. उसके बाद एब्जॉर्प्शन. अब ये जो सॉल्युबल फॉर्म ऑफ द फूड है, नाउ इट इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अगर हम अमीबा की बात करेंगे तो वहां डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होती है बाय द ब्रेकेज ऑफ द फूड वैक्यूल. ये जो ब्रेक होता है तो वहां से डाइजेस्टेड फूड निकलता है, तो वो पूरी
पूरे साइटोप्लाज्म को स्ट्रीमिंग मूवमेंट के जरिए से फैलता है। तो लेकिन अगर हम इंसान की बात करेंगे तो वहाँ पे जो कंप्लीट डाइजेशन होती है टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां से डाइजेस्टेड फूड को लेना है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड के जरिए से, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, दैट मींस इट इज द कैरिंग ऑफ द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उसके बाद जब ये डाइजेस्टेड फूड या एब्जॉर्ब्ड फूड ये तमाम सेल्स तक पहुंचता है तो वहां पे इस्तेमाल हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन के जरिए से वो एब्जॉर्ब्ड फूड ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद वहां से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी वहां पे इस्तेमाल हो जाती है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट और रीअपीयरमेंट ऑफ द सेल्स। तो एसिमिलेशन में जो ये एब्जॉर्ब्ड फूड तमाम सेल्स तक पहुंच गया तो वहां से ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद ब्रेक डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन वहां एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी दैट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रीअपीयर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द सेल, वो रीअपीयर करने के लिए ये एनर्जी इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब्ड फूड। उसके बाद इजेक्शन, इजेक्शन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द डंग मैटर और वी कैन सी द फीकल मैटर। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द इजेक्शन प्रोसेस। सो दीज आर द 5 स्टेप्स which are involved in the holozoic mode of nutrition. So dear students, today we have discussed other parts of the heterotrophic nutrition, in which especially we have discussed about the parasitic mode of nutrition, then caprozoic, and then there is the holozoic mode of nutrition. Already we have discussed about the saprotrophic or saprozoic mode of nutrition. Inshallah next time we come up with a new lecture. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.